मच। स्पेशल फोर्सेस कैसे काम करती है, पैरा ट्रूपर्स कौन होते हैं, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं, कौन से हथियार चलाते हैं। 10 लोगों से लेकर के और एक बटालियन ग्रुप, ब्रिगेड ग्रुप तक आप हवाई जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए पैराड्रॉप कर सकते हैं। मैं ये नहीं करूंगा कि अगर आपका वेट 100 किलो है तो आप फौज में नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, पर आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन में रहते हैं कि ओटीए ज्वाइन कर लिया तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, बहुत लोग सोचते हैं कि आर्मी ज्वाइन कर ली मतलब बीएड। तो जर्नी खत्म हो गई। वो जर्नी तो तब शुरू हुई है। आपकी 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आप लेफ्टिनेंट हो, तो प्लीज एंजॉय बीइंग अ लेफ्टिनेंट। अपने उस दो स्टार्स को, जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, 2 या 3 स्टार, उससे सुंदर तो कोई रैंक ही नहीं है मेरे हिसाब से। मेक गोल्स, मेक अ प्लान, फॉलो इट। आई जस्ट वांट कि आपके पास जितने भी मेडल्स हैं, नाउ दिस मूवमेंट इज वेरी प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ अस। ये मेरे देश ने, मेरी आर्मी ने, मेरी भारत माता ने मेरे को रिकॉग्निशन दिया है कि तुमने इस जगह पे मेरी सेवा। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी बड़ी खुशी जो हम लोग मानते हैं उनका कोई मायना नहीं। कैसे परसीव करते हैं सियाचिन ग्लेशियर, मतलब ऐसा है कि ज्योग्राफिकली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Siachen is meaning of Siachen is the valley of roses. I love roses. Okay. So हेलो सर, द डिफेंस टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अतुल, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मेरे को आज यहाँ अपने साथ इनवाइट करके आप लोगों के साथ समय बिताने का मौका दिया। ये मेरे लिए एक बहुत ही जुनून और फख्र की बात है कि मैं आज आप लोगों का जो एक इमेंस यूथ बेस है हमारे देश का, मैं उनको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी आप बीती के बारे में कुछ बता सकता हूँ। और ये मेरा पैशन है, ये दिस इज माय वे ऑफ गिविंग इट बैक टू माय नेशन। दैट अगर मेरे मोटिवेशनल टॉक से और मेरी आप बीती सुन करके अगर 4 से 5 लोग भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, यूं तो बहुत यूथ में बहुत जोश है आजकल देश में देशभक्ति का और फौज में ज्वाइन करने का, लेकिन अगर इस टॉक के बाद भी कर पाए तो ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है। सर, वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल बिकॉज सर आज तक हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और हम लोग जो हैं पूरी फिल्म देख के हमें पता लगा कि स्पेशल फोर्सेस ऐसे ऐसे काम करती है, बट ये एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे लिए भी, हमारी पूरी ऑडियंस के लिए, कि स्पेशल फोर्सेस कैसे काम करती है, पैरा ट्रूपर्स कौन होते हैं, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं, कौन से हथियार चलाते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम हमें इंसाइट मिलने वाली है फ्रॉम यू सर, एंड वी आर आल्सो वेरी ग्रेटफुल। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप 7 पैरा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। सो 7 पैरा इज स्पेशलाइज्ड फॉर एयरबॉर्न असॉल्ट। तो ये हमारी ऑडियंस को आप बहुत ही सामान्य भाषा में कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज एयरबॉर्न असॉल्ट? ओके, तो इसको मैं 2 भागों में कवर करता हूँ। सबसे मैं पहले आपको समझाता हूँ एयरबोर्न असॉल्ट क्या होता है। हाँ जी। तो एयरबोर्न असॉल्ट की जो हिस्ट्री है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की है, जहां पर कि सबसे पहले रशियन फोर्सेस ने उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंटल एक टुकड़ी बनाई जो कि हवाई जहाज से वो उसको ड्रॉप करते थे, गिराते थे पैराजंप से। ओके। और आपको ये जान के ताज्जुब हुआ कि उस टाइम पे जितने भी जंप्स होते थे रशियन, वो ऊपर निकल करके उस ड्रॉप प्लेटफॉर्म जो होता था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसके विंग पे जाकर के जंप करते थे। ओके। तो एक वो दिलेरी और एक अलग किस्म के, आई थिंक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों को, उनकी जो हिम्मत है उसको आई थिंक हमें सबको मानना पड़ेगा कि बहुत ही आले दर्जे की। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो तरह तरह की टुकड़ियां बनी, बहुत सारे फोर्सेस बने, उसमें पैराट्रूपर्स भी बने। पैराट्रूपर्स एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन फोर्स बनाई गई थी जो कि पैरा जंप करती थी और या तो मास ड्रॉप्स में या फिर छोटी छोटी टुकड़ियों में गुरिल्लास की तरह से दुश्मन के इलाकों के पीछे लड़ाई करते थे। और तब से दुनिया की ऑलमोस्ट सभी आर्म फोर्सेस में पैराशूट रेजिमेंट होती है और उनका खास ट्रेनिंग होता है, उनका खास प्रोबेशन होता है। और आपका प्रोबेशन अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पैराशूट रेजिमेंट में नहीं सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
वो लोग सारे वॉलंटियर्स होते हैं। हम्म। पैराशूटर में हम सभी वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स, यस You cannot just say कि मैं, you have to sign it and give it कि I want to become a paratrooper. यस यस यस। और उसका ये होता है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि मैं पैराट्रूपर कैसे बनूंगा, तो मेरा उसको एक ही जवाब होगा, अगर आप बनना चाहते हैं ना दिल से, तो आप बन जाएंगे। हाँ जी। तो वो आपके अंदर से आना चाहिए। और एयरबोर्न असॉल्ट होता है कि एक 10 लोगों से लेकर के और एक बटालियन ग्रुप, ब्रिगेड ग्रुप तक ओके आप हवाई जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए पैराड्रॉप कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ पर लोकेशन है, क्या आपका टास्क है, क्या ऑपरेशन है। कुछ टास्क होता है कि आप दुश्मन के पीछे ऑब्जेक्टिव्स को सीज कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिसकी मास्किंग कर रखी होती है, मास्किंग होता है चारों ओर से घेर रखा होता है, उसको ड्रॉप करके कर लिया। कभी ब्रिजेट्स होते हैं तो आप शैलो ब्रिजेट्स बना देते हैं, और कभी आपको छोटी छोटी टुकड़े में गोरिल्लास ड्रॉप कर देते हैं। ओके कि आपका काम है बस दुश्मन की सर्च एंड डिमोलिश। सर्च डिमोलिश, उनके अंदर पूरी हाँ डर और मेहम पैदा कर देना, ओके उनकी पूरी जो व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त कर देना। ओके तो एक ये बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे अंदर से वो सब, मेरी आंखों में चमक दूसरी आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल उसकी बात करते हुए। हाँ जी तो ये है एयरबोर्न असॉल्ट। ओके और डेफिनेटली एयरबोर्न असॉल्ट इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्काई डाइविंग करना दिन के दौरान और स्पोर्ट्स पैराशूट विद नाइस पीपल अराउंड यू, इज अ डिफरेंट बॉल गेम। यस लेकिन एयरबोर्न असॉल्ट होता है, करीब आपके पास 30 से 50 किलो का वजन सेट होता है, आपका वेपन होता है, एयरक्राफ्ट अंधेरा होता है, बाहर अंधेरा होता है, शायद हवा चल रही हो या नहीं चल रही हो आपको पता नहीं है, अगर विंड होगी तो यू बी ड्रैग, आपको पता ही नहीं है कहाँ गिर रहे हो, एंड इट्स लाइक अननोन, यू आर लिटरली स्टेपिंग इनटू द अननोन। और एक ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा डर क्या होता है? फियर ऑफ अननोन। यस तो एवरी टाइम जब आप जंप कर रहे होते हो, यू फेस ऑफ फियर एंड ओवरकम इट। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जंप हर एक जंप में अपनी अलग प्रकार का डर होता है। यस और अगर आप, मैंने जो आपके साथ मैंने अपनी क्लिपिंग शेयर करी है एयरक्राफ्ट के अंदर की, तो एक अजीब सी एक नरमी देखेंगे आप, और इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हम्बलनेस। एक आपके दिल पर और उसमें एक अलग टाइप की हम्बलनेस आ जाती है। और बिकॉज आप हर बार, आपको ये नहीं पता कि आप बचोगे या नहीं बचोगे, या आपके शरीर का क्या होगा। तो इट इज अ वेरी, बहुत हिम्मत वाला काम है और बहुत रिस्की भी काम है, लेकिन बिना रिस्क के कोई एंजॉयमेंट भी नहीं है। यस 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 If you're not living on the edge, you are occupying too much of space. यस 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 परफेक्ट राइट सर राइट सर। ये सारी बातें मतलब सुनना ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है सर। और सर आपने पैरा जंप्स की बात की है, वो तो चलो ऑल टुगेदर इट्स अ कंप्लीटली अ डिफरेंट गेम, वहां पे अनसर्टेनिटी, सरप्राइज सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। बट एक चीज और भी है कि मैंने ये सुना है कि जो हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा अप टू दैट लेवल नहीं है, और वहां पर से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। व्हाट डू यू से, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बिकॉज कि मान लो पैराशूट जो है वो खुल नहीं रहा है, और मार मार के उसको खोला जा रहा है, या ऐसा कोई इंसिडेंट्स आप बताना चाहते हैं? देखिए, ऐसे वाकये एक तो किसी भी आर्मी और इंडियन आर्मी पैराशूट रेजिमेंट के इतिहास में बहुत कम होते हैं कि आपका पैराशूट ना खुले। ओके ओके और मैंने फॉरेन के पैराशूट से भी जंप किया है और इंडियन पैराशूट से। ओके अभी तो जैसे जैसे आत्मनिर्भर भारत आया है, हाँ जी तो वर्ष 2006 से 3 से हमारे पास हिंदुस्तानी पैराशूट भी आने शुरू हो गए। मेरा ये कहना है कि दे आर इक्वली गुड एंड दे आर इक्वली रोबस्ट। ओके हमारे पैराशूट्स और इक्विपमेंट, ऐसा नहीं है कि हमारा इक्विपमेंट खराब होता है, बट क्या है कि हर एक देश और हर एक आर्मी क्या है? अपने देश की छाया है, एक प्रतिबिंब है उसका। यस तो जैसा आपका देश है, तो हमारा देश जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है आगे प्रगति की ओर, वैसे वैसे हमारी आर्मी भी इवॉल्व हो रही है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था, भाई मैं सेकंड जनरेशन पैराट्रूपर हूँ। मेरे फादर ने दिसंबर 62 में पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करी थी, ओके 3rd बटालियन का पैराशूट रेजिमेंट। और अक्टूबर 64 में जब 7 पैरा रेज हुई, तब वो 7 पैरा में आए थे, उसके पहले एडजुटेंट थे। मेरे घर में, और मैं बड़ा ही मैरून बैरेज देख के हुआ हूँ। मेरे चाचा लोग सब पैराशूट रेजिमेंट में थे, 2 चाचा मेरे पैराशूट रेजिमेंट, मेरे फादर। तो मैं ये तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हो सकता कभी भी कि हमारा इक्विपमेंट खराब था।
Okay. We had the best of parachutes. We had US Army parachutes, French parachutes, Korean parachutes, यूनाइटेड किंगडम से पैराशूट आते थे हमारे। एंड हाँ, बीच बीच में इक्विपमेंट शॉर्टेजेस हो जाती थी। पैराशूट की लाइफ होती है, उसको रिसाइकिल करना पड़ता है, उसकी पूरी चेकिंग होती है, मेक एंड मेंट परेड्स होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। बट हाँ, डेफिनेटली जब से, जैसे मैं 91 से 92 में मैंने अपना पैरामेसिक किया था, तब से अभी कर रहा हूँ, तो इक्विपमेंट एक प्रोग्रेसिवली इवॉल्व हो रहा है। एंड यू नो, कोई भी आर्मी की टैक्टिक्स, उसकी ऑपरेटिंग डॉक्ट्रिन्स, उसकी ऑपरेटिंग टैक्टिक्स, उसके हथियार, उसका असला, उसके जवान, उसके ऑफिसर्स, वो सब एक प्रोग्रेसिव इवॉल्व हो रहे हैं पूरी दुनिया में। वैसे हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। पहले हमारे पास 7.62 mm SLRs होती थी, उसके बाद वो गई तो हमारे को और चेकोस्लोवाक वेपन्स मिले, फिर AK-47, AK-56 मिली, अभी टॉवर्स आ गए हैं। तो इस तरह से हथियार, आजकल पूल सिस्टम वेपन्स है, तरह तरह के हथियार हैं पूरी दुनिया के, अच्छे अच्छे टॉवर्स हैं, उजीज हैं, यू नो, PKMs हैं, तरह तरह की मशीन गन्स हैं, यू नो, अंडरबैरल ग्रैंड लॉन्चर्स हैं, सब है। तो ये सब इवॉल्व हो रहा है। हमको, हमारी आर्मी ने हमेशा बेस्ट इक्विपमेंट दिया है, और मैं इस चीज को फक्र और बहुत यकीन मानता हूँ। मुझे जब भी मैं जाता था जंग के लिए, मुझे अपने पैराशूट पर और मेरे को अपने इंस्ट्रक्टर पे 400% भरोसा होता। क्या बात है सर। आई नेवर हैड अ डाउट कि मेरा पैराशूट। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ह्यूमर बताता हूँ आपको। तो पैराट्रूपर्स बहुत वाइल्ड भी माने जाते हैं, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं, वी आर वेरी ह्यूमरस, वी आर वेरी मोटिवेटेड, बहुत जिंदा दिल होते हैं सारे रेजिमेंट के। हमारी रेजिमेंट बहुत जिंदा दिल रेजिमेंट है, तो हमारे यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जोश जुनून सब में बहुत होता है। तो हम लोग आपस में मजाक करते थे कि अगर आप जैसे एंटोनोव 32 M32 गेट पर खड़े हो, तो वो स्टैटिक लाइन का स्नैप हुक होता है। अच्छा, जो पैराशूट होता है उसमें एक स्नैप हुक होता है। ओके, उससे वो पैराशूट खुलता है जब आप, ओके, तो वो स्नैप हुक और स्टैटिक लाइन का पीस लेकर के, और जब आप जैसे ग्रीन ऑन होगा, पीछे वाला बंदा देखेगा सर आपकी और स्नैप हुक, ओके, एंड यू विल गो, यू नो, सडनली आपको पता लगेगा कि यार तो ये स्नैप हुक कहां से आया, मेरा पैराशूट कैसे खुलेगा, एंड विद इन 3 सेकंड्स यू कम टू नो कि अरे खुल गया। तो ऑल दोस फन थिंग्स यूज्ड टू हैपन, ओके, यू नो, एंड वी यूज्ड टू जोक विद ईच अदर कि अरे यार तो ये वाला पैराशूट नहीं खुल रहा है। तो ठीक है, जैसे अभी अगर आपके पास अच्छी सी फ्रेंच आर्मी की या कंगोल एक मरून बेरे होती थी। अच्छा, कंगोल यूके की बड़ी रेयर बेरे होती थी वो। तो जिसके पास कंगोल है तो उसको बोलेंगे यार कंगोल अपनी मेरे नाम कर दियो। All those things used to happen. Okay, those are good times. Okay, that's how it is. Perfect. Equipment has been very good always. Okay, okay, yeah, right sir, right sir. Sir, दो रिक्वेस्ट है आपके लिए। फर्स्ट है कि आप एक बार हमें मैरून बैरेट दिखा सकते हैं, और सेकंड थिंग इज कि जितने भी आपने पैरा जंप्स लगाए हैं उसका कुछ एक सिंबल या आपका बैच वो भी दिखा सकते हैं तो। हाँ, श्योर सर। सो ये मेरे हाथ में, जैसे हमने बात करी थी, ये मेरी मैरून बैरेट है। ये कंगोल नहीं है, ये एक फ्रेंच कंपनी की बनी हुई है, लॉलेयर बैरे है। ओके, ओके, आजकल कंगोल नहीं आती है, बट लॉलेयर्स दुनिया की बेस्ट बैरेज बनाते हैं। ओके, तो ये इस चीज का प्रतीक है कि हम लोग भी प्रोक्योर करवा सकते हैं, और हम लोग भी, वी आर द बेस्ट थिंग। यस, यस, वी आर द बेस्ट बैरेज इन द वर्ल्ड, और हमारी इंडियन बैरेज भी बहुत अच्छी होती है। राइट, और एक ये मेरा बैज है, ये ट्रेडिशनल मेरी फैमिली बैज है, ये प्योर सिल्वर बैज है, मेरे फादर ने मेरे को दिया। और ये जो बैज है इसकी भी हिस्ट्री है, ये सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन में पहना है। Okay. और इसको हम लोग पॉलिश वगैरह बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये भी तो ये इसका घिस जाएगा। और अदरवाइज ये है। और इसका इतिहास ये है कि एक्चुअली मैरून इज द कलर ऑफ ड्राइड ब्लड। ओके, सूखा हुआ खून होता है ना, उसका कलर क्या होता है? मैरून। मैरून, तो ये एक्चुअली और थोड़ी डार्क होनी चाहिए। और मैरून बैरे का ये प्रतीक होती है कि ये बहुत मेहनत से, और ये एक पैराशूट रेजिमेंट के जवान या मेंबर का, ये उसके जोश जुनून और उसके सैक्रिफाइस का प्रतीक है। ओके, इसको लगाने के लिए भी बहुत खून निकालना पड़ता है। यस, 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 और इसको लगाने के बाद भी बहुत खून निकालना पड़ता है इसको रिटेन करने के लिए। यस, यस, इट इज हार्डर, यू नो, इट्स हार्डर टू कीप एंड इजियर टू गेट। यस, यू नो, इसको मिलना आसान है, लेकिन इसको पहनना और इसको रखना बहुत मुश्किल होता है 20-25 साल तक। और तीसरा ये है कि मैरून बैरे सारी दुनिया में
एक अलग प्रकार के डेडिकेशन, मोटिवेशन और जुनून और जज्बे का प्रतीक है। आप चाहे हमारी आर्मी को देख लें, चाहे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज को देख लें, आप चाहे फ्रेंच पैराट्रूपर्स को देख लें, यूएस आर्मी को देख लें, दे ऑल वेयर मरून बेरेट्स। Yes. और एक बहुत ही इंटरनेशनली एक पूरे पैराट्रूपर्स के बीच में बहुत बड़ा बॉन्ड है, उसको ब्रदर ऑफ द एयरबॉर्न बोलते हैं। Okay. If you're an airborne once, you will always be treated like a brother by everyone. Okay. Yeah. Okay. And सर आपके पास कोई बैच भी है? आपने हाँ, कितने ओके, ये paragraphs मेरे में- पास ये मेरे जम्प्स का प्रतीक है। ये इसमें 2 स्टार्स हैं, दो 1 stars. स्टार होता है और 3 होता है। Okay. तो 1 स्टार 30 जंप्स तक होता है, Okay. 30 to 100 जंप्स का 30 to 50, ये this denotes basically 50 to 100 jumps. Okay. So 1 to 50 and 50 to 100 and then 100 and beyond. Okay. तो 100 and beyond है 3 स्टार, तो मैंने करीब 93-96 जंप्स करे थे, Okay. इंक्लूडिंग सम फ्री फॉल Okay. एंड स्काई डाइविंग। तो ये 2 स्टार्स Sir, can I take this? Yeah. Okay. Okay, sir. Okay. So this is what the real education and what the real insight of special forces, right? तो सर मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाइट कितनी होती थी जनरली? अगर लोग Okay, तो यही so- पूछेंगे कि कितनी हाइट से आप देखिए 2 प्रकार के जंप्स करते हैं पैराट्रूपर्स। एक तो स्टैटिक लाइन जंप्स जो कि 1250 फीट से होते हैं, और अगर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी होता है और फिश पैराशूट से जंप कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप किसी हाई स्पीड बड़े हेवी यूटिलिटी क्राफ्ट होते हैं, हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 या IL-76, Okay. तो उसकी हाइट ड्रॉप हाइट ज्यादा होती है क्योंकि उसका स्लिप स्ट्रीम बहुत तेज होता है। उसकी पीछे स्लिप स्ट्रीम होती है ना ऑयल गैस के साथ, उसकी हवा होती है, Right, right. तो क्या होता है आपका 6 सेकंड के डिले के बाद पैराशूट खुलता है टाइमर से या खोल करके। Okay. तो उसमें क्या होता है कि उसमें हाइट थोड़ी करीब 2600 फीट 3000 फीट रखते हैं, और नॉर्मल C-130 N-32 से 1250 फीट, लो अल्टीट्यूड 300 फीट से भी होते हैं। Okay. अब उसका फायदा क्या है लो अल्टीट्यूड जंप्स का, कि भाई आपकी स्प्रेड कम हो जाती है। आप जब गिरते हो, पैराशूट एक टुकड़ी गिरती है हवा से और स्प्रेड ज्यादा हो जाती है एयरक्राफ्ट की हाँ स्पीड जी, से, हाँ जी। तो तो वो स्प्रेड कम से कम होनी चाहिए, Okay. क्योंकि आपको ड्रॉप करके ही एनिमी भी ऐसा नहीं है ना कि एनिमी चूड़ी पहन के तो बैठा नहीं है, वो भी ट्रेन सोल्जर है। Yes, yes, yes. वो अपने लाएगा एंटी टैंक वेपन्स आपके ऊपर, आर्मर लाएगा अपना, ऑटोमेटिक वेपन्स खोलेगा आपके ऊपर, तो उस जगह से जल्द निकलना पड़ता है। सरप्राइज एलिमेंट सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन, और सरप्राइज भी एलिमेंट आजकल की जो ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड है, इसमें सरप्राइज में मेंटेन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल टास्क। क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन। यस, यस, यस। सो एंड उसके अलावा जैसे फ्री फॉल जंप्स होते हैं, हाँ जी। तो फ्री फॉल जंप्स तो आप 32,000 फीट से भी करते हो, ओके। क्योंकि then you gauge the wind speed and then you can travel up to 50 kilometers depending on if you catch the wind. ओके। तो उस तरह के जंप्स भी होते हैं, you can travel 50 kilometers undetected in the air. ओके। तो आपको इंडिया में गिरा दें, आप you can travel 50 kilometers अंदर आप चले जाओगे पैराशूट से। ओके, ओके। सर एक वैसे सवाल आ गया, सोचा नहीं था ऐसे पूछने का, लेकिन जब आप इतने सारे पैरा जंप्स कर चुके हैं, राइट, तो जो फर्स्ट पैरा जंप था उसमें क्या क्या दिल की धड़कन कैसे बोल रही थी आपको कि क्या या पंगा ले लिया, या फिर फुल ऑफ एक्साइटमेंट? ओके, पैरा जंप देखिए, एक तो जो मेरा फर्स्ट पैरा जंप था, मैं तो सुपर एक्साइटेड था। ओके। हाँ, एक फियर ऑफ अननोन हर जंप में होता है। इनफैक्ट पहले जंप में सबसे कम फियर होता है, ओके। उसके बाद धीरे धीरे यू कम टू नो कि क्या क्या हो सकता है, आपको पता लग जाता है। पता नहीं होता है हाँ। कि फर्स्ट पैरा में। हाँ, तो यू जस्ट जंप आउट एंड हैप्पी, खुल जाता है पैराशूट, खुल गया भाई, सब गॉड वाज काइंड, छतरी माता की जय, नीचे आ गए। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं तो एक्चुअली जब से मैंने होश संभाला है, मैं तो पैराशूट ही देख रहा हूँ। मेरे फादर जंप करते थे, मेरे अंकल जंप करते थे, और उस टाइम पे ना वो C-47 पैकेट्स होते थे और डेकोटास पैकेट्स, एक C-113 एंड C-47, तो वो पैकेट एयरक्राफ्ट जंप करते थे। उसके बाद उस टाइम पे क्योंकि इतना बिल्टअप एरिया नहीं होता था, तो वो लोग एक लो पास करते थे, मतलब जमीन से 50 फीट ऊपर 100 फीट ऊपर आकर एयरक्राफ्ट आपको वो करता था जंप के बाद, पायलट लेके आता था एयरक्राफ्ट को। तो वो मैंने टाइम्स भी देखे हैं जब स्टील हेलमेट्स होते थे, 3.5 किलो का 4 किलो का स्टील हेलमेट लगता था। जब मैं कमीशन हुआ था तब भी वही हेलमेट्स थे, फिर उसके बाद फिर लाइकर हेलमेट्स, अच्छे फैब्रिक हेलमेट्स आ गए, तो बहुत ही अच्छे आ गए। सो फर्स्ट जंप में
मैं डर तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एप्रीहेंशन जरूर होता है और थोड़ा मुंह भी सूख रहा होता है इनिशियली कि भाई सब ठीक है। बट एक तो हमारे जो एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना ट्रेनिंग स्कूल के, वो इतनी बखूबी से आपको साथ लेके चलते हैं और वो इतना जुनून और जोश पैदा कर देते हैं आपके अंदर कि आपको कुछ पता ही नहीं लगता है। इनफैक्ट डर के बजाय मैं आपको ये बोलूंगा कि वो पीछे से हमारे को डोर पर पीछे खींच के रखते हैं, नहीं तो वो ग्रीन लाइट से पहले ही बाहर निकल जाएगा, इतना जोश होता है। ओके, हाँ ओके, राइट राइट। सर जैसे आपका जो लास्ट पैरा जंप था उसमें आपकी एज कितनी थी? बिकॉज हम लोग ना वी कम फ्रॉम अ प्राइवेट बैकग्राउंड, राइट? या आपके जैसा बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग रिलेट करेंगे कि यार उस उम्र में व्हाट बेस्ट वी कैन डू आल्सो, वैसे ही मतलब जस्ट इन दैट आई एम 51, आई हैव जस्ट jumped 6 months ago. माय गॉड 51 years Yeah. of age. Okay. And mind you, मेरे यहाँ पर see the concept is you're forever airborne, you're forever parachute regiment special forces. Once you become once a paratrooper, always a paratrooper till death. Yes, yes. That's the concept. So you know veterans jump करते हैं और veterans jump शो jump नहीं होता है, वो एक कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay. उसको कमांड जंप बोलते हैं। वो एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने यंगस्टर्स को दिखाते हो, यंग सोल्जर्स को पैराशूट रेजिमेंट के और बाहर के, कि हमारे 75-80 साल के भी जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो आकर के जंप करते हैं फंक्शंस में। Okay. साल में 2 बार 1 बार, और बहुत बखूबियत से बहुत जोर से जंप करते हैं। Okay. Okay. तो वंस अ पैराट्रूपर ऑलवेज अ पैराट्रूपर, इसकी कोई एज नहीं है। एज नहीं है। या तो मतलब इट इज ऑल अबाउट दिल। या ऑन द लाइटर साइड इट्स लाइक गोल्फ, एक बार खेलना शुरू कर दी तो यू कैन प्ले, मजा आ रहा है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। या सो पैराट्रूपर सर, राइट, आपने इंस्ट्रक्ट भी किया है कैडेट्स को टू बिकम अ पैराट्रूपर या जो वॉलंटियर करने आते हैं। पहली बात तो है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आप खुद पैराट्रूपर बने एंड सेकंड यू स्टार्टेड इंस्ट्रक्टिंग द पैरा ट्रूपर्स के जो कैडेट्स होते हैं उनको भी। तो जब आप पैराट्रूपर बने तो उस टाइम पे कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहते हैं कि जिसमें आपको लगा हो कि अब बहुत हो गया, शुड कम बैक एंड एक पेरेंट रेजिमेंट ज्वाइन कर ले तो rather than volunteering this kind of a hardship life? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पैराशूट रेजिमेंट का हमारा प्रोबेशन होता है, हाँ जी, उसमें वो एक तो डिजाइन ऐसे करा गया है कि आपका एक बार तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गई, आप 1 या 2 बार प्रोबेशन में हर एक बंदा सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मतलब ये क्या है, ठीक है। बट क्या होता है ना, इट इज लाइक जैसे तलवार बनाते हैं, तो तलवार कैसे बनाई जाती है? तलवार बनाई जाती है आग की भट्टी में डाल करके उसको निकालते हैं, और लेकिन जब वो तलवार निकलती है वो रेड आउट होती है, और उसके बाद उसकी जब धार करी जाती है ट्रेनिंग से उस पे, तब वो तलवार एकदम अच्छी तलवार बनती है। इसी तरह से एक जो पैराशूट रेजिमेंट का ब्लेड या सोर्ड उसको बोल देंगे, वो उसको इस तरह से ढाला जाता है कि जो प्रोबेशन पूरा करेगा, डिस्पाइट हैविंग ऑल द डाउट्स इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कितने भी शक हो, उसके बाद जो उस खून की दरिया को जो पार करेगा समुद्र को, और जो उस मेरून मेरे लगाएगा और बलिदान का जिसको अंत में मिलेगा, वो दुनिया का आई थिंक सबसे ज्यादा मोटिवेटेड सोल होता है उस टाइम। उससे ज्यादा मोटिवेशन, जोश और देशभक्ति का जज्बा आई थिंक किसी के अंदर नहीं होता। मतलब मैं एक अपनी रेजिमेंट के लिए बता रहा हूँ, बट मैं ये बिल्कुल नहीं मीन करता, मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी रेजिमेंट्स में जोश नहीं होता, बाकी सब में भी होता है, बट चूंकि मैं पैराशूट रेजिमेंट से ताल्लुकात रखता हूँ इसलिए मैं अपने रेजिमेंट के बारे में ज्यादा बताना चाहूँगा। सर कोई ड्यूरिंग योर प्रोबेशन कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताओगे कि कैसे वो साइकोलॉजिकली आपके इंस्ट्रक्टर्स जो होंगे वो आपको किस तरीके से बार बार बोलेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, यू शुड गो बैक, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। कौन कौन से टास्क ऐसे होते हैं अपने टाइम की बात अगर बता सकते? देखिए मेरे टाइम पे प्रोबेशन 6 महीने का नहीं होता था। हाँ जी, तो 35 दिन का होता था हमारा पैराशूट रेजिमेंट में, एंड जो चीज लोग आजकल 3 महीने में करते हैं वो हमको कॉम्पैक्ट 35 दिन में करवाते थे। ओके, इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी रफ, बहुत रफ था, बहुत टफ था, और मैं कुछ बीमार हो गया था बीच में, तो मेरा प्रोबेशन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था।
तो आई मीन ये तो बात मैं बिल्कुल मंजूर करूंगा कि मैं बहुत परेशान था और बहुत फेड अप था कि यार ये क्या है रोज का रोज ठीक है ओके एंड बट क्या होता है कि आपको ये कभी कोई नहीं बोलेगा कि रहो या जाओ। इनफैक्ट इट इज जो प्रोबेशन डिजाइन ऐसे किया गया है, सी जो बाकी आर्मी है ना वो वेल डन शाबाश, वो क्या है तुम्हारे अंदर जोश है वो क्या है हाउस द जोश हाउ द जोश और वो सब यू नो ये सब पैराशूट रेजिमेंट प्रोबेशन में नहीं होता। नहीं होती नहीं वो पूरी पिक्चर के लिए में होता है हाँ हाँ बट वो रेजिमेंट में प्रोबेशन में कोई आपसे नहीं पूछेगा हाउ इज द जोश, जो पूछेगा भी तो आप बोलोगे आई हैव नथिंग लेफ्ट प्लीज कीप क्वाइट आप जवाब ही नहीं दोगे ओके ऑन द लाइटर साइड। ओके बट क्या होता है कि देखो पैराट्रूपर्स बहुत ही एंटरप्राइजिंग, अगर आप किसी भी पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर या जवान से भी मिलेंगे सोल्जर्स एंड सी मेरा कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी इज अ सोल्जर, ऑफिसर भी मैं पहले सोल्जर हूँ, मैं ऑफिसर बाद में हूँ, मैं पहले एक सोल्जर हूँ। तो हमारी रेजिमेंट में बहुत ही अलग प्रकार का मोटिवेशन होता है, अलग प्रकार का जुनून होता है, अलग प्रकार का एक यू नो कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है हर आदमी के दिल में। तो जब आप प्रोबेशन कर रहे होते हो तो आप प्रोबेशन को पार तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो एक आपकी जिंदगी का एक वो मुद्दा है कि मुझे जरूर मेरे में लानी है और मेरे को छाताधारी सैनिक उसका पार्ट बनना है, उसका हिस्सा बनना है। अगर आपके अंदर शक है ना आप पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर आपके दिल से तमन्ना नहीं है आप कर ही नहीं सकते उसको, आप बीच में से चले जाओ। तो हर एक के दिमाग में शक है, होता है, लेकिन उसको पार वही करता है, हिम्मत मत मदद खुदा, उसको पार वही करेगा जिसके जिसके अंदर जोश होगा और और आपसे कोई भी पूछेगा सवेरे के हाउ इज द जोश एंड हाउ आर यू, वो आपको टास्क बता देंगे, ना आपको कोई वेल डन बोलेगा ना आपको बैड बोलेगा। राइट सर राइट सर। और प्रोबेशन ऑफिसर का इंटरव्यू होता है हर हफ्ते, वो आपको एक फीडबैक दे देगा और आपको बोलेगा कीप इट अप, वेल डन, यू आर नॉट डूइंग दैट। ओके, वो सबको यही बोलेगा। सी ही हैज टू बी फेयर, क्योंकि 10 बंदे शुरू हो रहे हैं, 50 बंदे शुरू हो रहे हैं, उसमें से 10 या 15 रखे जाएंगे अल्टीमेटली, वो ही बचते हैं एक्चुअली। तो यू हैव टू बी वेरी फेयर, दैट्स हाउ इट इज।